पिंकी आईने के सामने बैठकर अपने बाल ठीक कर रही है। इतने में पूजा पीछे से जाकर पिंकी से कहती है, बहन मुझे थोड़ी देर के लिए कंघी देगी, मुझे अपने बाल ठीक करने हैं। पिंकी जवाब नहीं देती है। ऐसे ही 2-4 बार बुलाने के बाद पूजा पिंकी के कंधे पर हाथ रखकर उसे बुलाती है और इस बात से पिंकी बहुत गुस्सा हो जाती है। वो चिल्लाकर कहती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? पापा पापा। पुकार सुनकर रमेश वहाँ आता है और सब कुछ सुनकर पूजा को डांटने लगता है। तुझे कितनी बार मना किया है, अपनी बहन को छूना मत तेरे उन काले हाथों से। ये बोलकर रमेश पूजा को थप्पड़ मार देता है और पूजा रोने लगती है। असल में पूजा और पिंकी जुड़वा बहन है। उन दोनों की उम्र 5 साल के आसपास है। उन दोनों में बस एक ही अंतर है कि पूजा बहुत काली है और पिंकी बहुत गोरी, इसलिए पिंकी को हमेशा प्यार मिलता है। रमेश सिर्फ पिंकी से प्यार करता है और पूजा को हमेशा डांटता मारता रहता है। आज भी कुछ ऐसा ही होता है। पूजा रोते हुए अपनी माँ सरला के पास चली जाती है। सरला उसे गोद में उठा लेती है और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहती है, रोते नहीं मेरी बच्ची, सब कुछ ठीक हो जाएगा। रात को पिंकी रमेश के पास बिरयानी खाने की जिद पकड़ती है। रमेश बिरयानी खरीदने के लिए बाहर चला जाता है। पूजा अपने मन में सोचती है, आज बहुत दिनों बाद बिरयानी खाऊंगी, बहुत मजा आएगा। लेकिन रमेश सिर्फ एक बिरयानी लाता है और वो पिंकी को दे देता है। पूजा जब रमेश से बिरयानी मांगती है तब रमेश बड़े गुस्से से कहता है, शक्ल है पुरानी भिंडी की तरह और महारानी को बिरयानी खाना है। घर पे रोटी बन रही है, चुपचाप वो खा लेना, वो भी सूखी। ये सुनकर पिंकी बिरयानी खाते हुए जोर जोर से हंसती है और पूजा को दिखा दिखा कर बिरयानी खाती है। पूजा आंखों में आंसू लेकर सूखी रोटी खाने लगती है। रात को चारों एक ही बिस्तर पर सोते हैं। पूजा रमेश से कहती है, पापा क्या मैं आज आपके पास सो सकती हूँ? मेरे पास? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? हाँ, क्यों, क्या हुआ जी? बच्ची है, एक दिन सोने दीजिए ना। बच्ची है लेकिन काली है काली, इसे तो अपनी बेटी बोलने में भी शर्म आती है मुझे। पापा सिर्फ मुझे प्यार करते हैं। पूजा तू चुपचाप मम्मी के पास सो जा, नहीं तो इस बिस्तर में भी तेरे लिए कोई जगह नहीं छोड़ूंगी। हाँ। पूजा और कुछ नहीं कहती है, वो चुपचाप सो जाती है। पिंकी अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ती है और पूजा सरकारी स्कूल में। अगले दिन दोनों बहनें स्कूल के लिए तैयार होते हैं। तभी पिंकी कहती है, ये क्या, मेरा जूता गंदा है, ए पूजा जूता साफ कर दे। तभी रमेश आता है और वो भी उसका जूता पूजा से साफ करवाता है। पूजा चुपचाप दोनों के जूते साफ कर देती है। उसके बाद रमेश दोनों को स्कूल ले जाता है। वो रास्ते में पिंकी का हाथ पकड़कर बड़े प्यार से चल रहा है और पीछे पूजा अकेली चल रही है। वो उन दोनों की तरफ देखती रहती है और उसकी आंखें नम हो जाती हैं। पूजा रमेश का हाथ पकड़ती है। रमेश एक झटके में अपना हाथ छुड़ा लेता है। पिंकी पूजा पर हंसती है। पूजा ये सब कुछ सह लेती है। स्कूल से लौटते वक्त रमेश पिंकी को बहुत महंगी एक आइसक्रीम खरीद कर देता है और पूजा को बस एक 2 रुपए वाली पेप्सी खरीद कर देता है। पूजा घर लौटकर अपनी माँ के पास जाकर रोती है, माँ पापा मुझसे प्यार नहीं करते, पापा सिर्फ पिंकी से प्यार करते हैं, मुझसे कोई प्यार नहीं करता। सरला पूजा को समझाती है, नहीं बेटी ऐसा नहीं है, मैं तुझसे कितना प्यार करती हूँ। इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार तो मैं मेरी पूजा बेटी से करती हूँ। ऐसे ही पूजा के दिन बीतते रहते हैं। एक दिन रमेश की माँ जानकी घर पर आती है। रमेश बहुत खुश हो जाता है। अरे माँ, आओ आओ बैठो। बहुत प्यास लगी है बेटा, थोड़ा पानी मिलेगा? आप बैठिए दादी, मैं पानी लाती हूँ। पूजा पानी लाने चली जाती है और पिंकी मुंह उठाकर भी नहीं देखती। पूजा पानी लाकर देती है। जानकी पानी पीकर पिंकी के सर पर हाथ फेरने लगती है। पिंकी बेटी तू कितनी खूबसूरत है, कितनी गोरी है, देखना तुझे बहुत अमीर पति मिलेगा। पूजा कहती है, और मुझे दादी, मुझे कैसा पति मिलेगा? तुझे, तू तो इतनी काली है, तेरी तो शादी किसी गरीब घर में ही होगी। ये सुनकर पूजा को बुरा लगता है। जानकी अपने बैग से एक बड़ा सा चॉकलेट निकालकर पिंकी को देती है। पिंकी खुश होकर कहती है, वाह इतना बड़ा चॉकलेट, थैंक यू दादी। तेरे लिए इतना बड़ा चॉकलेट नहीं लाऊंगी तो किसके लिए लाऊंगी? और मेरे लिए कुछ नहीं लाई दादी, तेरे लिए। जानकी एक छोटा सा लॉलीपॉप निकालकर पूजा को देती है। इस तरह का भेदभाव देखकर पूजा को बुरा तो लगता है, लेकिन वो करे भी तो क्या करे। वो बस सोचती है कि एक दिन भगवान जी सब कुछ ठीक कर देंगे। हे भगवान प्लीज सब कुछ ठीक कर दीजिए, मैं अपने घर वालों से बहुत प्यार करती हूँ, मैं बस चाहती हूँ कि वो लोग भी मुझसे थोड़ा प्यार करें। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। पूजा के ऊपर हर रोज ऐसे अत्याचार किया जाता है। पिंकी खुद पूजा को मारती है और उल्टा पूजा पर दोष डाल देती है। पूजा मार खाती है। पूजा को ठीक से खाने नहीं दिया जाता है, उसे अच्छे कपड़े नहीं दिए जाते हैं। ऐसे ही पूजा सब कुछ मान लेती है। इतने में एक दिन एक दुर्घटना घट जाती है। रमेश और जानकी पूजा और पिंकी को लेकर कहीं जा रहे होते हैं और एक एक्सीडेंट हो जाता है। पूजा और पिंकी को चोट नहीं पहुंचती है, लेकिन उन दोनों को बुरी तरीके से चोट लग जाती है। दोनों के शरीर से खून निकलने लगता है। ये देखकर पिंकी उन दोनों के पास भी नहीं जाती, वो दूसरी ओर मुंह फेर लेती है।
छी छी, खून। मुझे खून से घिन आती है। लेकिन पूजा दोनों के पास जाकर अपने कपड़े से खून साफ करने लगती है और एक ऑटो बुलाकर दोनों को अस्पताल ले जाती है। अस्पताल में 2 दिन रहने के बाद उन्हें छुट्टी दे दी जाती है, लेकिन डॉक्टर साहब कहते हैं, देखिए दोनों को बेड रेस्ट लेना होगा, हमेशा दोनों का ध्यान रखना होगा। घर लाकर दोनों को एक ही बिस्तर पर सुलाया जाता है। पूजा और पिंकी उन दोनों के पास बैठते हैं। पूजा दोनों के सर पर हाथ फेर देती है, लेकिन पिंकी को रमेश का मोबाइल दिख जाता है। वो फोन लेकर गेम खेलने लग जाती है। रमेश पिंकी से कहता है, पिंकी बेटी, सर में दर्द हो रहा है, थोड़ा दबा दोगी? नहीं पापा, मैं ये सब नहीं कर सकती। मैं नौकरानी हूँ क्या? मैं अभी गेम खेल रही हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। रमेश को पहली बार अजीब सा लगता है। जिस लड़की से वो इतना प्यार करता है वो इस वक्त गेम खेल रही है। उसी वक्त पूजा कहती है, पापा आप चिंता मत कीजिए, मैं आपका सर दबा देती हूँ। पूजा रमेश का सर दबाने लगती है। रमेश पूजा की तरफ देखता रहता है। उसी वक्त सरला गर्म पानी और रुई लाती है और कहती है, पिंकी बेटी, गर्म पानी और रुई लाई हूँ, इससे दोनों के घाव साफ कर दे जरा, मुझे खाना बनाना है। पिंकी दूसरी तरफ मुंह घुमा लेती है और कहती है, छी, मैं नहीं कर सकती, घाव कितना गंदा है। माँ मुझे तो मैं कर देती हूँ। पूजा गर्म पानी में रुई डुबोकर दोनों के घाव साफ कर देती है और घाव पर मलहम लगा देती है। अगले दिन सुबह पिंकी रमेश के पास आती है और पैसे मांगती है। रमेश कहता है, अभी इस हालत में पैसे कहाँ से दूं बेटी, चॉकलेट बाद में खा लेना। क्या पापा, मुझे अभी खाना है। कैसे पापा हो आप, एक चॉकलेट भी नहीं खरीद कर दे सकते। ये बात सुनकर रमेश को बहुत बुरा लगता है। पिंकी उससे पैसे लेकर ही मानती है। पूजा, तुझे चॉकलेट चाहिए? नहीं पापा, पहले आप पूरे तरीके से ठीक हो जाओ, अभी बस वही चाहिए मुझे। हर रोज भगवान से वही मांगती हूँ मैं। रमेश को अपनी गलतियों का एहसास होने लगता है। इसके बाद पिंकी रमेश और जानकी के पास आना भी बंद कर देती है और पूजा दिन रात उन दोनों के पास रहकर उन दोनों की सेवा करती रहती है और इस तरह दोनों बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। ठीक होकर रमेश पूजा को गले लगा लेता है और रो पड़ता है। बेटी, मुझे माफ कर दे बेटी, मैंने तुझ पर बहुत अत्याचार किया, मुझसे गलती हो गई बेटी, मुझे माफ कर दे। हाँ पूजा, तेरी दादी होकर मैंने तेरे साथ बहुत बदतमीजी की। मुझे समझ में आ गया है कि बाहर की सुंदरता से कुछ भी नहीं होता, जिसका दिल अच्छा है वही है असली इंसान। ये ले बेटी, मैं तेरे लिए चॉकलेट लाया हूँ, केवल तेरे लिए। नहीं पापा, मैं अकेली नहीं खा सकती, मेरी एक बहन भी तो है। ये ले बहन, आधा आधा। पूजा पिंकी को आधा चॉकलेट देती है। पिंकी को भी रोना आ जाता है। बहन, आज मुझे भी सब कुछ समझ में आ गया है, मुझे भी माफ कर दे। आज से हम दोनों एक साथ खेलेंगे, एक साथ रहेंगे। पूजा सबको माफ कर देती है। इसके बाद सब कुछ बदल जाता है। रमेश दोनों से समान प्यार करता है और जानकी भी पूजा को रोज चॉकलेट लाकर देती है। पूजा और पिंकी दोनों एक साथ स्कूल जाते हैं, एक साथ बैठते हैं और एक साथ खाते हैं, सोते हैं। ऐसे सब लोग खुश हो जाते हैं। सबको समझ आ जाता है कि कोई काली हो या गोरी, उससे कोई इंसान बुरा या भला नहीं हो जाता। इंसानियत ही इंसान की सबसे बड़ी पहचान होती है। चिंटू और उसकी बहन पिंकी रास्ते में खड़े होकर लोगों से भीख मांग रहे हैं। उन लोगों ने गंदे कपड़े पहने हुए हैं। चिंटू ने बस एक लंगोट पहना हुआ है, वो भी हर जगह से फटा हुआ है, और पिंकी ने एक गंदा सा फटा हुआ कपड़ा पहना हुआ है। वो दोनों भीख मांग रहे हैं क्योंकि इस दुनिया में एक दूसरे के अलावा उनका और कोई नहीं है। भगवान के नाम पे कुछ दे दो ना साहब, हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। कुछ दे दो ना साहब, हम लोग भूखे हैं। तभी वहाँ पर एक पुलिस वाला आता है और दोनों को वहाँ से भगा देता है। जा भाग यहाँ से, भाग जा। यहाँ खड़े होकर भीख नहीं मांग सकते तुम लोग, भाग जा, नहीं तो डंडे मार मार कर पिछवाड़ा लाल कर दूंगा। चिंटू और पिंकी डर के मारे भाग जाते हैं। चिंटू और पिंकी अनाथ हैं, मगर हमेशा से दोनों अनाथ नहीं थे। वे दोनों अपने माता पिता के साथ एक छोटे से झोपड़े में रहते थे। वो लोग गरीब थे। एक दिन कंस्ट्रक्शन में काम करते समय घर का एक हिस्सा टूटकर दोनों के ऊपर गिर जाता है और दोनों का देहांत हो जाता है। चिंटू और पिंकी अनाथ हो जाते हैं और फुटपाथ पर रहने लगते हैं और लोगों से भीख मांगने लगते हैं। कोई इन दोनों पर दया करके भीख देता है तो कोई उल्टा सीधा कहकर भगा देता है। शाम को दोनों बैठकर पैसे गिनते हैं और उसके बाद फुटपाथ में ही खाना बनाकर खाते हैं और वहीं पर सो जाते हैं। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। हर रोज पैसे गिनते गिनते दोनों गिनती करने में माहिर हो जाते हैं। एक दिन एक आदमी रास्ते में खड़ा होता है। चिंटू और पिंकी उसके पास जाते हैं। भगवान के नाम पे कुछ दे दीजिए ना साहब, कुछ दे दीजिए ना। दो छोटे बच्चों को ऐसे भीख मांगते हुए देखकर उस आदमी को बहुत बुरा लगता है। वो आदमी दोनों को स्कूल जाने के लिए कहता है। चिंटू कहता है, लेकिन कौन भर्ती करवाएगा हमें स्कूल में? स्कूल की फीस कौन देगा? और स्कूल जाएंगे तो हम पैसे कैसे कमाएंगे? खाएंगे क्या?
तुम चिंता मत करो बच्चों, मेरे जान पहचान का एक स्कूल है, वहाँ गरीब कोटा में तुम लोगों का एडमिशन तो हो सकता है और वहाँ दोपहर को खाना भी मिलता है। सच? ठीक है साहब, हम लोग पढ़ना चाहते हैं। उस आदमी ने उसी वक्त दोनों को एक स्कूल ले जाकर भर्ती करवा दिया। स्कूल से दोनों को किताबें और बैग दी गई। चिंटू और पिंकी बहुत खुश होते हैं। अगले दिन सुबह सुबह दोनों स्कूल के लिए निकल जाते हैं। उन दोनों के पास कोई यूनिफॉर्म नहीं है। चिंटू सिर्फ लंगोट पहनकर और पिंकी बस फटे हुए कपड़े पहनकर स्कूल जाती है। उधर क्लास शुरू हो चुका है। सभी बच्चे साफ सुथरे यूनिफॉर्म में बैठे हुए हैं। क्लास टीचर रोशनी मैडम क्लास ले रही हैं। इतने में दोनों क्लास के बाहर आते हैं। टीचर, क्या हम अंदर आ सकते हैं? ये सुनने के बाद सभी चिंटू और पिंकी की तरफ देखते हैं। क्लास में राहुल नाम का एक लड़का है। राहुल इसी स्कूल के मालिक का पोता है। वो हंसते हुए कहता है, देखो देखो, स्कूल में दोनों भीख मांगने आए हैं। ए जा यहाँ से, यहाँ तुझे भीख नहीं मिलेगी। ये सुनकर पिंकी कहती है, हम यहाँ भीख मांगने नहीं, पढ़ाई करने आए हैं। ये सुनकर सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। टीचर कहती है, ओ हाँ, तुम दोनों ही हो ना जिनका कल गरीब कोटा में एडमिशन हुआ है? हाँ टीचर, क्या हम अंदर आ सकते हैं? नहीं, पहली बात तो ये कि तुम लोग बहुत देर से आए हो। हम पैदल चलकर आए हैं ना, इसीलिए देर हो गई। हमारे पास बस में आने के पैसे नहीं हैं। पैसे नहीं है तो भीख मांग जाके। पढ़ाई करने का इतना शौक क्यों है? हाँ, तुम लोग कहाँ से आ गए यार? तुम लोग तो रास्ते के भिखारी हो। ऊपर से ये क्या पहन कर आए हो? यूनिफॉर्म भी नहीं है। चले आए हो स्कूल का नाम बदनाम करने। यूनिफॉर्म के लिए भी पैसे नहीं है टीचर, हमें पढ़ने दीजिए ना। तभी वहाँ हेड टीचर आते हैं और क्लास टीचर रोशनी मैडम से कहते हैं, इन दोनों को क्लास के अंदर बैठाओ रोशनी। अगर बाहर किसी को पता चल गया कि हम दो गरीब स्टूडेंट के साथ बदसलूकी कर रहे हैं तो हमारी स्कूल की बदनामी हो जाएगी। ये दोनों अगर यहाँ पढ़ेंगे तो वैसे भी बदनामी होगी। इसलिए इन दोनों को ऐसा सबक सिखाना पड़ेगा ताकि कोई और गरीब का बच्चा स्कूल आने का सपना तक ना देखे। हेड टीचर की बात सुनकर रोशनी मैडम दोनों को क्लास के अंदर बुलाती है। दोनों डेस्क में बैठने जाते ही हैं कि राहुल पीछे से चेयर खींच लेता है और वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। राहुल उन दोनों से कहता है, ए, तुम लोग जमीन के कीड़े हो कीड़े, और चेयर पर बैठना चाहते हो? हाँ, राहुल सही कह रहा है। तुम लोग चेयर पर नहीं बैठोगे, जमीन पर बैठोगे। इस बात से उन दोनों को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो दोनों चुपचाप जमीन पर बैठ जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सिर्फ पढ़ाई से ही दोनों को गरीबी से मुक्ति मिल सकती है। जिस गरीबी की वजह से आज वो दोनों इस अवस्था में हैं, जिस गरीबी की वजह से उनके माता पिता का देहांत हो गया है, जिस गरीबी की वजह से उन दोनों को इस उम्र में भीख मांगनी पड़ रही है और इतना अपमान सहना पड़ रहा है, उस गरीबी से चिंटू और पिंकी को मुक्ति चाहिए। दोनों मन लगाकर पढ़ने लगते हैं। रोशनी मैडम को लगता है कि इतने सारे अपमान के बाद वो दोनों कभी स्कूल नहीं आएंगे, लेकिन अगले दिन सुबह दोनों फिर से स्कूल आ जाते हैं और वो भी सही समय पर। और आज भी राहुल दोनों को उल्टा सीधा कहता है, ये देखो, आ गए भिखारी के औलाद। हमारे साथ बैठने की औकात तो है नहीं, आ गए पढ़ाई करने। चिंटू और पिंकी ये सब बातों पर ध्यान नहीं देते। वो दोनों क्लास के कोने में बैठकर पढ़ाई करते रहते हैं। इसी तरह हर रोज दोनों के ऊपर अत्याचार चलता रहता है। कभी राहुल दोनों की किताबें उठाकर फेंक देता है तो कभी क्लास टीचर दोनों को मुर्गा बना देती है, मगर वो दोनों हिम्मत नहीं हारते। इसी तरह कुछ महीने बीत जाते हैं। दोनों की पढ़ाई चलती रहती है। स्कूल से लौटकर दोनों भीख मांगते हैं और रात को खाना खाने के बाद दोनों फुटपाथ में बैठकर स्ट्रीट लैंप की रोशनी में पढ़ाई करते हैं। ऐसे ही बड़ी कठिनाई से जूझते हुए दोनों पढ़ाई जारी रखते हैं। चिंटू और पिंकी हर रोज पैसे गिनते गिनते हिसाब किताब में माहिर हो गए थे, इसीलिए गणित में दोनों सबसे अच्छा परफॉर्म करने लगते हैं। क्लास टेस्ट में चिंटू और पिंकी को गणित में राहुल से ज्यादा नंबर मिलता है और इस बात से राहुल चिढ़ जाता है। इन दोनों का तो कुछ करना ही पड़ेगा। इन दोनों की वजह से पूरे क्लास के सामने मेरा नाम खराब हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं ये नहीं होने दे सकता। हाँ। राहुल एक प्लान बनाता है। अगले दिन राहुल चुपके से चिंटू के बैग में अपना टिफिन बॉक्स रख देता है और क्लास टीचर रोशनी मैडम जब क्लास लेने आती हैं, तब राहुल उनसे कहता है, टीचर, मुझे मेरा टिफिन बॉक्स नहीं मिल रहा है। टिफिन बॉक्स नहीं मिल रहा है? ये क्या बात हुई? हाँ टीचर, मुझे लगता है ये चिंटू ने ही मेरा टिफिन बॉक्स चुराया है। मैं उसका बैग चेक करना चाहता हूँ। स्कूल में कोई भी टीचर राहुल की बात नहीं टाल सकता है। राहुल चिंटू का बैग चेक करता है और उसमें से टिफिन बॉक्स बाहर निकलता है। ये क्या टीचर, ये झूठ है, मैंने चोरी नहीं की। चुप। तो फिर राहुल का टिफिन बॉक्स तेरे बैग में क्या कर रहा था? तुम लोगों का स्वभाव ही ऐसा है। चोर हो तुम लोग, चोर। निकल जाओ तुम दोनों इस स्कूल से। तुम दोनों को रेस्टिकेट किया जाता है। चिंटू और पिंकी को स्कूल से निकाल दिया जाता है। वो दोनों बहुत दुखी हो जाते हैं और रोते हुए स्कूल से चले जाते हैं और फिर दोनों फिर से पूरा दिन भीख मांगते रहते हैं।
उधर राहुल बहुत खुश होता है। कुछ दिन बाद कुछ स्कूलों के बीच में गणित प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। ये प्रतियोगिता हर साल होती है। इस स्कूल में राहुल को इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए भेजा जाता है, मगर राहुल एक के बाद एक गलत जवाब देने लगता है। हेड टीचर चिंता में पड़ जाते हैं। तभी क्लास टीचर रोशनी मैडम हेड टीचर के पास जाकर कहती हैं, चिंटू और पिंकी गणित में बहुत ही अच्छे थे। अब तो सिर्फ वो दोनों ही इस प्रतियोगिता को जीतकर हमारे स्कूल को बदनामी से बचा सकते हैं। नहीं नहीं, हम किसी चोर को हमारे स्कूल से भाग लेने नहीं दे सकते। तभी वहाँ राहुल का एक क्लासमेट नितिन आता है और कहता है, हेड टीचर, चिंटू ने चोरी नहीं की थी। राहुल ने खुद अपना टिफिन बॉक्स चिंटू के बैग में रख दिया था। मैंने अपनी आँखों से देखा था। ये सुनकर दोनों टीचर चौंक जाते हैं। हेड टीचर कहते हैं, राहुल ने ऐसा किया था? रोशनी, हमें चिंटू और पिंकी को वापस लेकर आना होगा। ये बोलकर हेड टीचर अपनी गाड़ी लेकर रास्ते में चिंटू और पिंकी को ढूंढने निकल जाते हैं। दोनों मिल भी जाते हैं। हेड टीचर दोनों को लेकर प्रतियोगिता स्थल पर जाते हैं और राहुल को हटाकर चिंटू और पिंकी को भाग लेने दिया जाता है। दोनों हर एक सवाल का सटीक उत्तर देकर प्रतियोगिता जीत जाते हैं और उसके बाद हेड टीचर कहते हैं, चिंटू पिंकी, तुम दोनों के साथ हमने बहुत गलत किया है। राहुल ने भी बहुत ही ज्यादा गलत किया है, इसलिए हम शर्मिंदा है बेटा। तुम दोनों को स्कूल में फिर से भर्ती किया जाता है। और तभी राहुल के दादाजी वहाँ आते हैं और कहते हैं, केवल यही नहीं, तुम दोनों को स्कूल की तरफ से रहने की जगह, खाने, कपड़े और बाकी सब कुछ दिया जाएगा। मैंने सुना मेरे पोतों ने तुम लोगों के साथ क्या किया। राहुल, अभी माफी मांग लो इन दोनों से। राहुल माफी मांग लेता है और इसके बाद वो लोग दोस्त बन जाते हैं। वो दोनों फिर से स्कूल जाने लगते हैं। पढ़ाई करके दोनों बहुत अच्छे मार्क्स लाने लगते हैं और स्कूल खत्म करने के बाद दोनों को अच्छी नौकरी भी मिल जाती है। दोनों को गरीबी से मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, पढ़ाई ही गरीबी से मुक्ति पाने का जरिया है। पढ़ाई से ही हमारे मन का अंधकार दूर हो सकता है। तो सभी मन लगाकर पढ़ाई